तो मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडी ब्रेन IQ पे। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। पिछले वीडियो में हमने लेटर वैदिक पीरियड से शुरू किया था और बाद में हमने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और हमने वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन और वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान लिया था। तो दोस्तों स्वागत है मेरे सभी मित्रों का और आज हम यहाँ पे जानेंगे लेटर वैदिक पीरियड की यहाँ पे सोसाइटी के बारे में, वहाँ की सोशल कंडीशन के बारे में और बाद में हम यहाँ पे जानेंगे लेटर वैदिक पीरियड के यहाँ पे मोड ऑफ वर्शिप और यहाँ पे पर्पस ऑफ वर्शिप के बारे में, उनकी यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में हम जानेंगे। तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वुमेन्स थी, वहाँ पे यदि हम स्टेटस ऑफ वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स की यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप अर्ली वैदिक पीरियड में देखोगे तब यहाँ पे वुमेन्स यहाँ पे सभा में पार्टिसिपेट करती थी और यहाँ पे आप बोल सकते हो विधत में पार्टिसिपेट करती थी। अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में विधत तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और यहाँ पे सभा चल रही थी, पर यहाँ पे सभा तो चल रही थी पर यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की तरह यहाँ पे वुमेन्स अलाउ नहीं थी। यहाँ पे सभा में यहाँ पे वुमेन्स की एंट्री बंद कर दी गई। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पावर यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो एजुकेशनल राइट थी, मतलब जो शिक्षा का अधिकार था, वो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को सेम था और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी यहाँ पे सेम ही चीज़ चल रही थी। यहाँ पे भी एजुकेशन की राइट्स इक्वल थी। ठीक है, और बाद में यहाँ पे हमने देखिए गंधर्व विवाह के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे गंधर्व विवाह क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अब बाद में देखिए गंधर्व विवाह क्या होता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं, पर वो लाइफ पार्टनर उनकी ट्राइब में होना चाहिए। ठीक है, वो लाइफ पार्टनर उनकी ट्राइब में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो गंधर्व विवाह की प्रैक्टिस थी, मतलब वो वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इसका मतलब यहाँ पे पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से गर्ल्स और बॉयज़ को शादी करनी पड़ती थी। ठीक है, अब आप देख सकते हो जिस तरह की मॉडर्निटी अर्ली वैदिक पीरियड में थी वो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, आप बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे वुमेन्स के पास पॉलिटिकल राइट्स थी, उनके पास गंधर्व विवाह की राइट्स थी। ठीक है, वो यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, और बाद में यदि हम बात करें विडो रीमैरिजेस की, ठीक है, यहाँ पे विडो रीमैरिज के बारे में मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में कि यहाँ पे विडो रीमैरिज अलाउ थी। ठीक है, और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी विडो रीमैरिज कंटिन्यू रही, मतलब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे विडो रीमैरिज चलती रही। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे मैरिज की प्रैक्टिस के बारे में उस समय की। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे गंधर्व विवाह पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी से होती थी और यहाँ पे विडो रीमैरिज भी चल रही थी। पर यहाँ पे दो टाइप के और विवाह थे। ठीक है, दो टाइप की और शादी थी, एक थी अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। अब देखिए अनुलोम क्या विवाह होता है, अब देखिए जैसे कोई हायर कास्ट का कोई मैन है, ठीक है, हायर कास्ट का कोई मैन है, वो वहाँ पे लोअर कास्ट की वुमेन से यदि शादी कर लेता है, ठीक है, वो हायर कास्ट का मैन यदि लोअर कास्ट की वुमेन से शादी कर लेता है तो वो होता है अनुलोम विवाह। अब मान लीजिए कोई हायर कास्ट की वुमेन यहाँ पे लोअर कास्ट के मैन से शादी कर लेती है, वो होता है प्रतिलोम विवाह। अब देखिए उस समय की सोसाइटी में इन दोनों ही विवाह को सपोर्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए जो अनुलोम विवाह था जिसमें हायर कास्ट का मैन यहाँ पे लोअर कास्ट की वुमेन से शादी करता था, तो यहाँ पे अनुलोम विवाह अलाउ नहीं था, पर वहाँ पे उस समय के लोग उसे कैसे जैसे एक्सेप्ट कर लेते थे लास्ट में। ठीक है, उस समय के लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते थे। पर यहाँ पे प्रतिलोम विवाह जिसमें यहाँ पे हायर कास्ट की लेडी यहाँ पे लोअर कास्ट के मैन से शादी करती है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, हालांकि अलाउ ये दोनों ही नहीं थे। ठीक है, अब बाद में देखिए अब हम बात करें यहाँ पे वर्णा सिस्टम के बारे में। ठीक है, वर्णा सिस्टम के बारे में
आप देखिए वर्णा सिस्टम, देखिए यदि यहाँ पे वैदिक पीरियड की हमने बात की थी, वैदिक पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको अब ऋग्वेदा के बारे में पहले भी बताया था, पर यहाँ पे ऋग्वेदा के बारे में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं। अब देखिए ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल्स है, ठीक है। आप देखिए टोटल 10 क्या है, मंडल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मंडल्स में से क्या हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा ऋग्वेदा यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं बनाया गया था, ठीक है। उसका कुछ पार्ट यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन 10 मंडल में से यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 2 से लेके जो 7 तक मंडल थे, मतलब 2 to 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 मंडल थे वो यहाँ पे, मतलब आप 6 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ये 6 मंडल थे ये यहाँ पे बनाए गए थे अर्ली वैदिक पीरियड में, मतलब कंपोज इनको किया गया था, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जो मंडल नंबर 1, ठीक है, मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 8, मंडल नंबर 9 और मंडल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 8, 9 और 10 ये 4 यहाँ पे जो थे ये यहाँ पे बनाए गए लेटर वैदिक पीरियड में। आप देखिए जो वर्णा सिस्टम है उसका मेंशन यहाँ पे 10th मंडल में हुआ है, मेंशन यहाँ पे 10th मंडल में हुआ है अर्ली वैदिक, मतलब आप बोल सकते हो ऋग्वेदा के, ठीक है। और ये 10th मंडल यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में बनाया गया, ठीक है। तो ये 10th मंडल यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10th मंडल में क्या बोला गया है, वहां पे ये शब्द यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है वो यहाँ पे ये पुरुष शक्ति, ठीक है, ये पुरुष शक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये पुरुष शक्ति के अंदर जो कि ऋग्वेदा में है उसके अंदर यहाँ पे वर्णा सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। और ये 10th मंडल में है पुरुष शक्ति, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब बाद में देखिए वहां पे पुरुष शक्ति में बताया गया है कि यहाँ पे जो भी वर्णास थे वो पहली बार यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होना स्टार्ट हुए। अब मतलब देखिए जो ब्राह्मण का जो बच्चा है, जो ब्राह्मण का जो बेटा है वो यहाँ पे ब्राह्मण होगा, ठीक है। और जो क्षत्रिय का बेटा है वो यहाँ पे क्षत्रिय होगा, और जो वैश्य का बेटा है वो वैश्य होगा, और ऐसे ही शूद्र के लिए। पर यहाँ पे हम अर्ली वैदिक पीरियड में बात करें तो ऐसा नहीं था। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो वो ब्राह्मण नहीं खिलाएगा। अब मान लीजिए कोई भी क्षत्रिय है जो लड़ने में काफ़ी माहिर है, अब मान लीजिए उसका बेटा या बेटी वहाँ पे मान लीजिए नहीं लड़ पाता है, तो वहाँ पे वो क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड की प्रथा थी। पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि यहाँ पे जिस चीज़ में, मतलब जिस जाति के यहाँ पे पिता होंगे उसी जाति के यहाँ पे पुत्र होंगे, चाहे उस बेटे में यहाँ पे ज्ञान हो या ना हो, फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण में यहाँ पे क्या माना गया था कि जो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आदि ब्रह्मा जो थे, ठीक है, आदि ब्रह्मा, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमेवल मैन, ठीक है, प्राइमेवल मैन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदि ब्रह्मा। अब ऐसा बोला जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो यहाँ पे ये प्राइमेवल मैन के यहाँ पे माउथ से निकले थे, ठीक है, उनके माउथ से यहाँ पे निकले थे। और जो क्षत्रिय थे वो यहाँ पे प्राइमेवल मैन के यहाँ पे शोल्डर और चेस्ट से निकले थे, ठीक है, शोल्डर और चेस्ट से। बने जो वैश्य थे वो यहाँ पे प्राइमेवल मैन के थाई से निकले थे, ठीक है। और बाद में ये जो शूद्र थे ये यहाँ पे प्राइमेवल मैन के फिट यानी उसके पैरों से निकले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो मुंह से निकले वो सबसे शुद्ध, बाद में जो चेस्ट से निकले वो बाद में दूसरी हायर क्लास, बाद में ये थोड़े कम हायर क्लास, बाद में सबसे नीची क्लास, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बांट दिया गया। देखिए कितनी यहाँ पे मतलब इलॉजिकल चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे एक और सिस्टम की बात करेंगे जो कि है गोत्र सिस्टम, ठीक है। अब देखिए गोत्र सिस्टम आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कॉमन एंसेस्टर होते थे, ठीक है, उनके एंसेस्टर से यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे जो माता पिता या उनके जो आप बोल सकते हो जो पूर्वज होते हैं उनसे जो गोत्र मिलता था, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण्स ने ऐसा बोला, यहाँ पे बोल दिया एक्सोगेमी ऑफ द गोत्र, मतलब यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया कि यहाँ पे जब मैट्रिमोनियल अलायंस होती है तब आप यहाँ पे मतलब किसी भी शादी होती है दो राज्यों के बीच में, तब आप वहाँ पे गोत्र का यूज़ कीजिए। मतलब मान लीजिए कोई भी यहाँ पे सेम गोत्र के दो लोग हैं तो वो यहाँ पे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब था। अब गोत्र तो जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं वो जानते ही होंगे, ठीक है।
अब बाद में देखिए दो सेम गोत्र के लोग यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। अब बाद में देखिए उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट भी लाए, ठीक है, ब्राह्मण्स ने, जो कि था कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कारा, ठीक है, जिसे आप हिंदी में संस्कार भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संस्कारा। अब संस्कारा में देखिए अलग अलग यहाँ पे देखिए हिंदू रिलीजन में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, और ये माना जाता है कि यदि आप वो 16 के 16 को यहाँ पे फॉलो करते हो तब आपको मोक्ष मिलती है। ऐसा सिर्फ बोला जाता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हर रिलीजन का यहाँ पे अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। अब बाद में देखिए देखिए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे संस्कार जानेंगे, ठीक है। पहले है नामकरण संस्कार। जब वहाँ पे कोई भी नया यहाँ पे न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है तब उसका जब नाम रखते हैं तो वो होता है नामकरण संस्कार। बाद में होता है अन्नप्राशन संस्कार, जब यहाँ पे उस चाइल्ड को पहली बार सॉलिड फूड खिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहली बार मतलब मिल्क के अलावा उसको सॉलिड फूड खिलाया जाता है, तब वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। बाद में होता है उपनयन संस्कार, जिसको आप बोल सकते हो जनेऊ, ठीक है, जनेऊ, या आप बोल सकते हो थ्रेड टाइप, एक थ्रेड सेरेमनी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, थ्रेड सेरेमनी। अब देखिए यहाँ पे उपनयन संस्कार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, थ्रेड सेरेमनी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको बोल सकते हो थ्रेड सेरेमनी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की थ्रेड होती है, ठीक है, और बाद में यहाँ पे ये मोस्टली ब्राह्मण्स के द्वारा पहनी जाती है, और पहले तो क्षत्रिय भी पहनते थे, ठीक है, अब आज भी कुछ क्षत्रिय इसको पहनते हैं, ठीक है। अब बाद में यहाँ पे ये थ्रेड, यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है हिंदू कल्चर में कि यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे उपनयन संस्कार के बिना कोई भी इंसान यहाँ पे ब्राह्मण्स में शादी नहीं कर सकता, ठीक है। अब बाद में ये हो गया उपनयन संस्कार, ठीक है। अब बाद में हम बात करेंगे विवाह संस्कार, जो कि यहाँ पे सभी जानते हैं, ठीक है, शादी का संस्कार, ठीक है। बाद में यहाँ पे होते हैं अंत्येष्टि, ये यहाँ पे 16 में से लास्ट संस्कार होता है इंसान का, जो उसकी डेथ के बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट संस्कार है जो आपको याद रखने हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रेड सेरेमनी यानी कि उपनयन संस्कार, ठीक है, और यहाँ पे ये मोस्टली ब्राह्मण्स के रिलीजन में होता है, ठीक है, और कुछ क्षत्रिय के रिलीजन में भी होता है, ठीक है। अब बाद में हम देखिए जानेंगे यहाँ पे आश्रम सिस्टम। अब देखिए यदि हम यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पे 3 आश्रम थे, पर यहाँ पे आज यदि हम टोटल आश्रम की बात करें तो वहाँ पे 4 आश्रम थे। अब देखिए जो ब्रह्मचार्य है, जो गृहस्थ है, जो वनप्रस्थ है, ये यहाँ पे आए थे लेटर वैदिक पीरियड में, और ये जो संन्यास वाला था ये यहाँ पे बुद्धा और महावीर के टाइम में आया था, ठीक है, ये यहाँ पे कब आया था, बुद्धा और महावीर के टाइम में। अब देखिए हम इन सबको समझ लेते हैं। अब देखिए ब्रह्मचार्य में क्या होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्टडी पीरियड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, स्टडी पीरियड। अब देखिए आपने कोई भी यहाँ पे माइथोलॉजिकल यहाँ पे मतलब कोई सीरियल यहाँ पे देखा होगा। अब आप देखिए कोई भी, जैसे आपने रामायण यहाँ पे देखी होगी, तब वहाँ पे मतलब बच्चों को गुरुकुल ले जाया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो चाइल्डहुड में जब स्टडी करने के लिए वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में लोग जाते थे, तब वहाँ पे वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, मतलब ठीक है, घर से दूर रहते थे वो लोग, तब वो होता था ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो अपनी स्टडी करने के लिए जाते थे, अब देखिए आपसे कोई ब्रह्मचार्य के पूछे तो आपको क्या बताना है, जब बच्चे अपनी स्टडी करने के लिए जाते थे आश्रम में, ठीक है, पहले स्टडीज़ के लिए आश्रम होते थे, ठीक है, अब वहाँ पे आश्रम में जब स्टडीज़ करने के लिए जाते थे तो वो हो गया ब्रह्मचार्य आश्रम। अब बाद में गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम सब जानते ही है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि शादी के बाद में घर बसाना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, तो वो हो गया गृहस्थ आश्रम। और बाद में हो गया वनप्रस्थ आश्रम। अब वनप्रस्थ आश्रम क्या है, मतलब पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ, आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब कुछ समय के लिए घर से दूर रह के यहाँ पे विजडम अटेन करना, ठीक है, विजडम अटेन करना, मतलब आप बोल सकते हो कि बुद्धि अर्जित करना, ठीक है। अब बाद में यहाँ पे ये संन्यास वाला जो आश्रम है ये यहाँ पे आया कि यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे घर से दूर हो जाना, मतलब कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये संन्यास वाला यहाँ पे कब आया, बुद्धा और महावीरा के टाइम में, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बुद्धा थे और महावीरा थे वो यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से घर छोड़ दिया था, ठीक है, और ये हम यहाँ पे जल्द ही पढ़ेंगे, ठीक है।
अब बाद में यहाँ पे सोसाइटी के बारे में हो गया लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में हम यदि लेटर वैदिक पीरियड में बात करें तो यहाँ पे जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था तब यहाँ पे इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, मित्र थे, ठीक है। मतलब इंद्र यहाँ पे थंडरस्टॉर्म के गॉड, अग्नि यहाँ पे इंटरमीडिएरी गॉड, और वरुण यहाँ पे कौन से हो गए, वरुण यहाँ पे हो गए गॉड ऑफ वाटर, और मित्र गॉड ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन चारों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो चारों गॉड थे यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में इनकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह से कम हो चुकी थी, जो कि ये चारों यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड थे। मैंने आपको यहाँ पे वीडियोस में बताया था, आप जाके देख सकते हो। अब देखिए जो इंद्र, वरुण, यहाँ पे मित्र, ठीक है, अग्नि, इन चारों की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुकी थी। और यहाँ पे ये तीन गॉड, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गॉड थे उस समय वो थे प्रजापति, ठीक है, जिनको ब्रह्मा भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदू रिलीजन में आपने इनका नाम सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या थे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड, वो थे यहाँ पे प्रजापति, ठीक है। अब प्रजापति को यहाँ पे क्या बोला जाता था, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यहाँ पे पूरे यूनिवर्स को इन्होंने ही बनाया है। और बाद में यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। सेकंड और थर्ड कौन थे, रुद्र, यानी कि आप महादेव भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आज के टाइम में क्या बोलते हैं महादेव, ठीक है, जो कि हिंदू रिलीजन में, और बने हैं विष्णु, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लेटर वैदिक पीरियड में। अग्नि, वरुण, यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट थे, पर यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस इनके बराबर में कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अब बाद में देखिए अब हम यहाँ पे जानेंगे इनका मोड ऑफ वर्शिप। आप देखिए जब मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड के लोग यहाँ पे प्रेयर्स करते थे, अलग अलग में मंत्र बोलते थे, हमने यज्ञ यानी कि यज्ञ करते थे और सेक्रीफाइस करते थे। वही यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी सेम मेथड चल रही थी। यहाँ पे ब्राह्मीण से यहाँ पे प्रेयर रिसाइड करते थे, बाद में यहाँ पे अलग अलग यज्ञ और सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। अब देखिए यज्ञ यानी यज्ञ, ठीक है। अब बाद में देखिए जब हम यहाँ पे पर्पस ऑफ वर्शिप इनकी बात करें, आप देखिए मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड में बताया था कि यहाँ पे आप देखिए यदि उस समय के लोग पूजा करते थे तब उनका कोई मकसद तो होगा ना, उनको कुछ चाहिए तो होगा ना, ऐसे तो भगवान की याद ही कौन करता है आज के ज़माने में, ठीक है। आप देखिए पर्पस ऑफ वर्शिप यदि हम बात करें तो यहाँ पे जब मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था उनका पर्पस ऑफ वर्शिप मटेरियलिस्टिक था, मतलब उनको धन दौलत इन सब चीज़ों के लिए वो यहाँ पे पूजा करते थे, ठीक है। सुख, मतलब आप बोल सकते हो कि सुख के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे हेल्दी लाइफ जीने के लिए यहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, हेल्दी और वेल्दी लाइफ के लिए। पर यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में भी ऐसी लाइफ थी। और बाद में यदि आप बात करें लेटर वैदिक पीरियड की तो लेटर वैदिक पीरियड में भी यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यहाँ पे पूजा होती थी। किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। पर यदि आप देखोगे कि जब लेटर वैदिक पीरियड का अंत आने वाला था, ठीक है, जब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड का एंड चल रहा था और जब यहाँ पे देखिए 1000 BC से लेके यहाँ पे 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड था, तो यहाँ पे जब लेटर वैदिक पीरियड का एंड आने वाला था तब यहाँ पे पहली बार स्पिरिचुअल वर्शिप हुई थी, मतलब स्पिरिचुअल पर्पस के लिए। यहाँ पे देखिए धर्म कर्म आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ अंधविश्वास या ब्लाइंड बिलीफ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे पहली बार स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, ठीक है, पहले यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की यहाँ पे वर्शिप खत्म हो गई थी एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में, और यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों की वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत में और यहाँ पे मिड टाइम तक मटेरियलिस्टिक पूजा ही चल रही थी, मतलब उनका पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था, मटेरियलिस्टिक, धन दौलत उनका मकसद था, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे यज्ञ और सेक्रीफाइस करते थे। पर यहाँ पे जब लेटर वैदिक पीरियड का एंड आया तब वहाँ पे उनका मतलब मोटिव क्या बन गया, स्पिरिचुअल चीज़ें वहाँ पे उनका मोटिव बन गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी और यहाँ पे उनका मोड ऑफ वर्शिप भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।